Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर चल रहा है मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। और पिछले भाग में हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट की थी और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन समझने की कोशिश की थी किस तरीके से वो चीजें होती है। आज हम बात करेंगे आपकी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना, कि जो मैटर की अवस्था हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो किस तरीके से आपस में चेंज होती है ना, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या टर्म्स हम उनको कहते हैं। तो हम इसके बारे में आज समझेंगे। तो इसी को समझने के लिए बच्चों चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पदार्थ की अवस्थाएं में चेंज, तो हम बात कर रहे हैं आपकी पदार्थ की अवस्थाएं में चेंज, है ना। मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है ना, मैटर चेंज इट्स स्टेट। किस तरीके से जो पदार्थ है वो अपनी जो स्टेट है उसे क्या करती है, चेंज करती है ना। हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, है ना। आप फिगर में देखते हैं कि आपने अक्सर कई सारे ऑब्जर्वेशन करी होगी। जो पानी है, पानी आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में देखने को मिलता है ना। जो वाटर है, वाटर आपको तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में देखने को आपको पानी मिलता है। पानी आपको सॉलिड के फॉर्म में भी मिलेगा, है ना, सॉलिड की फॉर्म में, जैसे कि आपका हो गया आइस, बर्फ, ठीक है। और आपको पानी आपका लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है ना, जो जिसको हम वाटर ही कहते हैं, ठीक है। और पानी आपको आपको गैस के फॉर्म में भी देखने को मिलता है, एज वाटर वेपर, एज वाटर वेपर, ठीक है। एज वाटर वेपर भी आपको ये देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फिगर में आपको ये आइस हो गया, आपको ये पानी हो गया, और ये आपको वाटर वेपर के फॉर्म में देखने को मिल रहा है ना, देखने को मिलता है। तो पानी हमें इन तीनों फॉर्म में देखने को मिलता है। क्या होता है मैटर के अंदर ऐसा, जब वो अपनी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं को चेंज करेंगे, जब मैटर अपनी अवस्था को चेंज करता है, जब मैटर अपनी अवस्थाओं को चेंज करता है, तो ऐसा क्या होता है मैटर के अंदर कि जिसकी वजह से उसकी अवस्थाएं चेंज होती है ना। और ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, है ना, उनके जो पार्टिकल्स है, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनको क्या होता होगा, अब किस तरीके से जो उनकी जो स्टेट है वो आपकी चेंज होती है। तो यही सारी बातें हमें समझनी है ना, ये सारी बातें हमें जाननी है, समझनी है। तो इसी को हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, तो इसी में सबसे पहला हमारे पास है तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है ना। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो तापमान परिवर्तन के प्रभाव से क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिविटी के दौरान जैसा आप फिगर में भी देख पा रहे हो, आप क्या करो, 150 ग्राम जो आइस है उसको आप बीकर में ले लो। आप देख पा रहे हो ये बीकर है, इसमें हमने क्या करा, 150 ग्राम आइस हमने बीकर में ले ली। कितनी? 150 ग्राम, 150 ग्राम बीकर में हमने आइस ले ली, है ना। और एक थर्मोमीटर हमने उसमें लगा दिया, ये आप देख पा रहे होंगे थर्मोमीटर है ना। थर्मोमीटर हमने सस्पेंड कर दिया इस बीकर के अंदर, ठीक है ना। और ऐसे आपको लगाना है कि जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो आइस को छू सके, यानी थर्मोमीटर का जो बल्ब है और दोनों कांटेक्ट में रहे। ये हमने करा,
इतना हमने करा। फिर हमने क्या करा, उसको बीकर को हमने स्टार्ट करना, बीकर को हमने हीट करना स्टार्ट किया। आप देख पा रहे नीचे बर्नर के द्वारा हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, है ना। और हमने टेम्परेचर को भी नोट करना है जब आइस आपकी पिघलना स्टार्ट करेगी। जो आइस है, बर्फ है, जब वो पिघलना स्टार्ट करेगी तो उस समय का जो टेम्परेचर है उसे भी हम नोट करेंगे, ठीक है ना। और हम क्या नोट करेंगे, उस टेम्परेचर को नोट करेंगे जब सारी की सारी आइस क्या हो जाए, पानी में कन्वर्ट हो जाए, पिघल के पानी बन जाए, है ना। तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन आपने क्या करना है, क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। जब आइस क्या है बच्चों, सॉलिड है, सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, पानी में, है ना। सॉलिड से पानी में चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ये आपको देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ग्लास रॉड आपने क्या करनी है, ग्लास रॉड रखनी है बीकर में। बीकर में आप देख पा रहे हो हमने इस तरीके से ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड रखी हमने, है ना। ग्लास स्टिरर है जिससे हम क्या करेंगे, उसको स्टिर करते जाएंगे, है ना। हमने क्या करना है, ग्लास रॉड रखनी है और उसको स्टिर करते रहना, हमने घुमाते रहना है ना। जैसे जैसे पानी आपका बॉयल होना स्टार्ट करे तो हमें उसे घुमाते रहना है। और हमें थर्मोमीटर की रीडिंग को भी हमने क्या करना है, बराबर तरीके से हमको उसकी जो रीडिंग है उसको नोट करते रहना है, जैसे पानी आपका वेपर बना दे। तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन आपने नोट करनी है जब पानी आपका लिक्विड फॉर्म से किस में चले जाए, गैसेस में। तो दो चीजें यहाँ पे हुई है ना, चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण हमने क्या देखा, जो आइस थी, आइस सॉलिड के फॉर्म में थी, है ना, वो आपकी सबसे पहले कन्वर्ट हुई किसमें, वाटर में कन्वर्ट हुई, मतलब लिक्विड, ठीक है ना। और देन वाटर फिर किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर आपका किस में कन्वर्ट हुआ, आपका वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, भाप में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या हो गया, आपकी गैस, है ना, गैसियस फेस हो गया, है ना। तीनों अवस्थाएं आएगी, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों अवस्थाएं आ गई। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड्स का, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि गर्म खाने में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है ज्यादा मूव करने की, मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होने से जो पार्टिकल हैं वो ज्यादा तेजी स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, काफी तेज से वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी तो दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। आप नीचे से क्या कर रहे हो, हीट ही तो कर रहे हो, तभी तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। जब आपने हीट करा इसको, जब आपने हीट करा तभी तो सॉलिड से लिक्विड में गया। तो आपने क्या करा, आपने एनर्जी दी आपने, तो वो एनर्जी क्या कर रही है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर रही है। भाई सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। तो आप क्या कर रहे हो, आप इनको एनर्जी दे रहे हो, किसके, इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में आप एनर्जी दे रहे हो। हीट के फॉर्म में एनर्जी देने से जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप कम कर रहे हो, है ना। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स आपके थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो मॉलिक्यूल एकदम पास पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, आपने हीट दी, एनर्जी दी, उस हीट ने क्या करा, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, थोड़ा दूर दूर चले गए। अभी मॉलिक्यूल्स ऐसे थोड़ा दूर दूर चले गए। तो इसी वजह से हमने देखा कि मॉलिक्यूल दूर होने से उसकी जो अवस्था है उसमें आपका चेंज आया, है ना। तो पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ते हैं और वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फ्रीली मूव करना स्टार्ट करते हैं, है ना। एक स्टेज ऐसी आती है जब पूरा का पूरा सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड आपका पूरा मेल्ट होके लिक्विड में चले जाए, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होगी, है ना। तो सॉलिड एक्चुअल में हुआ क्या, सॉलिड क्या हुआ बच्चों, मेल्ट हुआ, है ना। सॉलिड मेल्ट हुआ तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मेल्ट होने पे सॉलिड क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गलनांक।
मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, गलनांक। तो गलनांक है क्या, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक मतलब मेल्ट होना, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसपे कोई भी वस्तु क्या हो जाती है, आपकी पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है ना। तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। भाई किसी का भी गलनांक है, किसी भी वस्तु का गलनांक क्या बता रहा है कि उसके बीच के जो पार्टिकल्स है ना, जो उसके बीच के जो कण है, कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो कितना ज्यादा है कितना कम है वो बताता है। जैसे आप देखते हैं कि भाई लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 273.15 केल्विन है ना। 273 अगर आपको इसमें देखे सेल्सियस में देखे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में 0 डिग्री, केल्विन में आपका 273.15। यानी क्या बताता है, कोई भी जो गलनांक है किसी भी वस्तु का गलनांक ये बताएगा कि उनके बीच के जो पार्टिकल्स है, उनके बीच के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कितनी ज्यादा ताकत है। अगर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसका गलनांक भी कम होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो गलनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो हमने जैसे बात करी कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इतना है। तो ये जो प्रोसेस है मेल्ट होने का प्रोसेस, जिसमें कि सॉलिड आपका लिक्विड स्टेट में बदलता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन। आई बात समझ में? फ्यूजन क्या है, फ्यूजन हमने क्या कहा, फ्यूजन हमने कहा कि जिसमें आपका जो मेल्टिंग, जो आपका सॉलिड है वो आपका क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, किसमें, मेल्ट हो जाए लिक्विड में, है ना। सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, संगलन यानी फ्यूजन कहते हैं। आई बात समझ में? तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्यूजन कह रहे हैं। आई समझ में? फ्यूजन क्या है आपके पास, फ्यूजन इस तरीके से होता है, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं, है ना। तो जब सॉलिड आपका मेल्ट होता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये हीट गई का एक्चुअल में ये हीट गई का। मेन बात अभी है फ्यूजन, आपको समझ में आया भाई फ्यूजन क्या है, सॉलिड से लिक्विड में बदलना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। पर मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि एक्चुअल में हुआ क्या कि हमने थर्मोमीटर की जो रीडिंग सेट की थी, हमने क्या कहा, हमने जब देखा जो लिक्विड है, जब वो मेल्ट, जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट किया और जो वो पूरा मेल्ट हो गया, तो उनके बीच का जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस नहीं आया, है ना। जब सॉलिड मेल्ट हुआ तो टेम्परेचर उसका सेम रहा, जो आइस थी पहले और जब वो पानी बन गई मेल्ट होने के बाद तो टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आया, सेम रहा। तो ऐसा क्या है कि टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आया, है ना। और वो जब आप अगर टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आया तो जो आपने हीट करा था, हीट आपने सप्लाई की थी, वो एक्चुअल में गई का, है ना, एक्चुअल में गई का वो हीट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो एक्चुअल में वो हीट गई का, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि हमने एब्जॉर्ब करा कि जब हमने मेल्ट किया, मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर था सिस्टम का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, है ना। एक बार जब वो मेल्टिंग पॉइंट उसका पहुंच गया, जब भाई 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट था, 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, है ना। ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से इस तरीके से चीजें हो रही है, तो ये इसलिए होता है कि हम क्या करते हैं, जब हम हीट करते रहते हैं कंटिन्यूस हम सप्लाई कर रहे हैं, ये जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ने में काम आती है। तो ये जो हीट एनर्जी है वो कौन एब्जॉर्व करता है, आइस एब्जॉर्व करता है, बिना किसी के टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, बिना टेम्परेचर के बढ़ाए हुए। सॉलिड था ना आपके पास, क्या थी, आइस थी, आइस क्या है, सॉलिड है।
आइस सॉलिड है और सॉलिड में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ही ज्यादा पास पास है ना। मॉलिक्यूल्स क्या इतने पास हैं, है ना। हमने कहा जो मॉलिक्यूल्स है इतने ज्यादा पास पास हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स क्या है, इतने ज्यादा पास पास हैं इसके मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है कि जो हम क्या कर रहे हैं, हम जो इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, हीट एनर्जी दे रहे हैं इसको, और उस हीट एनर्जी देने पे भी जो टेम्परेचर है उसमें चेंज नहीं आया, उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदला। हुआ क्या कि हीट एनर्जी देने से इनके बीच का जो ये अट्रैक्शन है ना, ये भाई दोनों दो एटम के बीच का क्या है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये एनर्जी क्या कर रही है, ये जो एनर्जी कहाँ लग रही है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग रही है ना भाई। जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर चल, भाई इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गायब हुआ तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा फ्री हो गए, तो ये दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, है ना। एक दूसरे से क्या चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। होता यहीं पे इसी तरीके से होता है यहाँ पे कि उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चेंज आता है बिना टेम्परेचर को राइज किए हुए। तो माना गया कि ये क्या है, ये आपका जो आपके पास बीकर है ना उसके कंटेंट में जाके छुप जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है प्रेजेंट बट नॉट विजिबल। क्या बोला, लेटेंट का मतलब होता है प्रेजेंट बट नॉट विजिबल, है वहां पर लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअल में हीट तो हमने दी लेकिन उसने उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो लेटेंट हीट का काम किया है इसने। ये जो हीट हमने दी, ये हीट किस तरीके से काम हुई, लेटेंट फॉर्म में ही हुई, लेटेंट, है ना, लेटेंट फॉर्म में हुई। ये हमें कंटेंट के अंदर मौजूद है पर हमको नहीं दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि उसने क्या करा, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया, है ना। तो ये जो लेटेंट है इसका मतलब ये होता है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए है कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदल दे उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये संगलन की जो प्रसुप्त ऊष्मा है क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई बात समझ में, क्या है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संघटन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। संगलन, यहाँ पे ये होगा संगलन हो गए, ठीक है ना। इसे हम संगलन कहेंगे, है ना। इसे करेक्ट कर लीजिए, क्या है ये, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। समझ आया आपको कि आपको क्या, कितनी हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू व्हाट, लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आ रही होगी बात समझ में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस तरीके से हमने इसको कहा है ना। इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, पार्टिकल्स वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या आप या 273 केल्विन बोलो, है ना। तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर। ये भी पूछा जाता है आपसे, है ना, ये पूछा जाता है आपसे, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक है ना भाई। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस बोलो, और इसी को हम 273 केल्विन भी कहते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री बोलो सेल्सियस या 273 केल्विन,
तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या है, आइस है, जो क्या है, सॉलिड है ना। और इसी तरीके से हमारे पास 0 डिग्री पे क्या है, आपके पास वाटर है, जो क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है आपका कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल के कणों की ऊर्जा है ना, जो आपके पास वाटर में पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो एनर्जी है वो क्या है, उसी तापमान पर यानी 0 डिग्री पे ही बर्फ के कणों की, यानी जो आइस है ना, आइस के जो पार्टिकल्स है उनकी ऊर्जा से ज्यादा होती है ना, उनकी ऊर्जा से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम इसका जवाब क्या देंगे, इसका जवाब हम ये देंगे कि हम क्या करते हैं, जब हमने हीट एनर्जी सप्लाई करी वाटर को, है ना, हमने क्या करा भाई, आइस को हमने क्या करा, हीट एनर्जी दी। आइस में पार्टिकल्स, वापस बता दो, आइस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत पास पास है। आइस में पार्टिकल इस तरीके से कहाँ है, इस तरीके से आइस में जो पार्टिकल्स हैं काफी ज्यादा तरीके से क्या हो रखे, इस तरीके से मिले हैं, इनको बिल्कुल भी जगह नहीं है इधर उधर जाने की, है ना, बिल्कुल भी इधर उधर जाने की इनके पास जगह नहीं है। तो आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उन्हें हीट एनर्जी देंगे, और हम उन्हें हीट एनर्जी कैसी वाली दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन के फॉर्म में दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि वो एनर्जी यूज हो रही है बॉन्ड को तोड़ने पे, फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली देखिए कि आइस में तो एनर्जी है, जो है उसके पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी जो है, वाटर में एक तो आपने क्या करा, जो एनर्जी उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, साथ ही साथ आपने उन्हें क्या दिया, आपने एक्स्ट्रा क्या दिया उनको, एक्स्ट्रा आपने हीट एनर्जी सप्लाई करी, किसके फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्म में। तो ये है, ये इसका मेन रीजन है, मेन आंसर है कि 0 डिग्री पे आपके जल के कणों की जो ऊर्जा है वो उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या रहती है, आपकी ज्यादा रहती है। आई बात समझ में, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, इस तरीके से ये चीज हुई है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपके वाटर के जो पार्टिकल्स है, दे हैव मोर एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर एज कंपेयर टू आइस। तो आपने यही आंसर लिखना है। आपने क्या लिखना है कि जो आइस है, आइस क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट, है ना, और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वाटर ने क्या करा, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको दी ना भाई, वाटर में एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, इस वजह से उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। आइस में क्या है, आइस के पास ऐसी कोई हीट नहीं है, इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वाटर में 0 डिग्री पे, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, और जिसमें हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, है ना, किस तरीके से टेम्परेचर के इफेक्ट से आपकी जो मैटर की जो अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन आता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज की बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।